हाँ बच्चों, तो आज हम काइनेमेटिक्स कर रहे हैं नीट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को। और बच्चों इस टॉपिक में हम सिर्फ वो चीज़ें कवर करेंगे जो एक्चुअली नीट में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हमारे नोट्स में जो हम लेक्चर में कवर करेंगे वो एग्जैक्टली नीट पैटर्न पे ही रहेगा, मतलब जितना नीट में पढ़ने के लिए आपको आवश्यकता है, ज़रूरत है। ठीक है, तो बच्चों हम शुरू कर रहे हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स में बच्चों हमें पढ़ना होता है मोशन इन 1D, 1 डायमेंशन। इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, दूसरा है बच्चों मोशन इन 2D। ठीक है, इसको बोलते हैं मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। ठीक है, तो एक तो मोशन इन 1D रेक्टिलिनियर मोशन है और दूसरा मोशन इन 2D दैट इज मोशन इन प्लेन है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको पहले मोशन इन 1D पढ़ाऊंगा। तो देखो मोशन इन 1D हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चे सबसे पहले हम देखेंगे कि रेस्ट क्या होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, मतलब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। सेकंड देखो मोशन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल चेंज विद टाइम। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट किस में होगा, मोशन में होगा। अगर बच्चे हम बात करें रेस्ट के लिए ग्राफ क्या प्लॉट करेंगे, तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने इसलिए मैथमेटिकल टूल्स पढ़े हैं ताकि हम ग्राफ को देख सकें, है ना। तो देखिए क्या होगा, अगर हम देखें ये क्लास 9th में भी बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है। रेस्ट में हम क्या करते हैं, यहां अगर पोजीशन लेते हैं और यहां टाइम लेते हैं। ठीक है, तो सपोज ऑब्जेक्ट किसी टाइम t को 0 पे यहां है, तो बच्चों टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में आपको ये ग्राफ ऐसे मिलता है। ये लाइन जो होगी टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी, मतलब आप डिफरेंट टाइम देख सकते हो, जैसे t1, t2, t3, t4, हर एक टाइम के लिए पोजीशन सेम है। तो बच्चों ये पोजीशन टाइम ग्राफ है किसके लिए, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मोशन में। देखो बेटा सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करता हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। डिस्टेंस होता है पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, है ना। डिस्टेंस क्या होगा बच्चे, डिस्टेंस पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बच्चे एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर, है ना। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है बच्चे मीटर। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे गया, ए से बी तक गया इस पाथ के थ्रू। ठीक है, अब बच्चे सेमी सर्कुलर पाथ पे चला, ये रेडियस r है, तो हम बोलेंगे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाएगी, पाई r। राइट।
बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी इसलिए नेगेटिव नहीं होती है। दूसरा देखिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चे? डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो ये है शॉर्टेस्ट बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, है ना। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। इट मे बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है ना। तो बच्चे जैसे अबव फिगर में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट इन अबव फिगर, ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, तो बच्चे ये फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन है ना। तो ये कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? इट विल बी 2r, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब बच्चों देखो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से लेस देन और इक्वल टू होता है। डिस्टेंस से क्या होता है? लेस देन और इक्वल टू। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है ना। तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं। अब देखिए अब देखना बच्चों, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से मूव करता है, पोजीशन वेक्टर क्या है इसके? एक्स कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड z1 टू द पॉइंट बी, है ना। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2 y2 एंड z2, है ना। तो हम क्या निकालें? इसका डिस्प्लेसमेंट, है ना। देन हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखें बच्चे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो बेटा ये आ जाएगा वेक्टर r इक्वल्स टू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये तो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड तो आएगा बच्चे मॉड ऑफ वेक्टर r, है ना। ये आएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चे क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड, है ना। अब इसके बाद देखते हैं, जैसे मान लो ये एक व्हील है, राइट बच्चे, यहां पे एक पॉइंट है ए, और व्हील क्या करता है? हाफ सर्कल कंप्लीट करता है। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर क्या कर रहा है? रोल कर रहा है। और जब ये हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा तो हमें ये देखना है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हील। तो बच्चों ये देखो, जब ये यहां पहुंचेगा, है ना, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है ए डैश। ठीक है, इसकी रेडियस है बच्चों r। तो हमें ये देखना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हम ये देख सकते हैं, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी ये हो गई पाई r, हाफ राउंड कंप्लीट हुआ है। ये पॉइंट यहां से यहां पहुंच गया, तो ये बच्चे इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ। तो अगर हम निकालें इसका डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट,
मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ तो आएगा ए डैश, ठीक है, ए डैश। तो ये वैल्यू हमारे पास पाई आर है और ये क्या हो जाएगा 2r, तो आ जाएगा अंडर रूट पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। आप चाहें तो यहाँ कॉमन ले सकते हो, r कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा कितना पाई स्क्वायर प्लस 4। दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसके आगे अगर हमें वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी, तो बच्चों वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इसको अपन क्या बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी हो गई ये आ गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। तो अगर मान लो इफ पोजीशन वेक्टर of object is vector r1 and after time t it becomes vector r2, है ना। देन तो बच्चे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, इसको हम वेक्टर आर लिखें तो क्या आ जाएगा r2 माइनस r1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना। तो जो वेलोसिटी वेक्टर आएगा, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, यह है बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब वेक्टर आर अपॉन टी, तो ये हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। आप ये भी बोल सकते थे कि t1 टाइम पे r1 है, t2 टाइम पे r2 है, तो बच्चों इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था t2 माइनस t1। तो ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर आएगा। अब हम अगर बात करें कि ऑब्जेक्ट 1D में जा रहा है, किस में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में, तो या तो हम x डायरेक्शन के अलॉन्ग मान सकते हैं, या y डायरेक्शन के अलॉन्ग मान सकते हैं, या z डायरेक्शन के अलॉन्ग मान सकते हैं, है ना। तो बच्चे इस केस में x डायरेक्शन में अगर मानेंगे तो यहाँ x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 कर देंगे, तो ये vx आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा बच्चे vx अगर हम लिखेंगे तो यह आ जाएगा कितना x2 माइनस x1 और t2 माइनस t1, सिंपल। तो जब हम मोशन इन 1D बोलते हैं तो सिर्फ एक डायरेक्शन में, जैसे हम x डायरेक्शन की बात करेंगे तो इनिशियली पोजीशन x1 है, फाइनल पोजीशन x2 हो जाती है, टाइम क्या है t1 से कहाँ तक होता है t2, और आपसे वेलोसिटी पूछते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाती है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। अब देखते हैं आगे, देख बच्चों अब मैं आपको सीधा सीधा 1D की ही बात कर रहा हूं। सपोज किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन यहां दे दिया हमने इन मीटर और यहां ले लिया टाइम इन सेकेंड, ठीक है, और आपको एक ये लाइन मिल रही है, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है t = 0 पे ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे था, है ना, फिर अलग अलग टाइम के साथ ये पोजीशन चेंज हो रही है। तो बेटा अगर हम कोई भी एक पोजीशन ले लें, सपोज ये हमने ले लिया x1
और एक पोजीशन यहाँ ले लेते हैं x2। इस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग टाइम क्या है t1 और इस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग टाइम क्या है t2, है ना। तो बच्चों हम ये बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी आएगी इस ऑब्जेक्ट की यह आएगी क्या x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, है ना। तो बेटा यहाँ पर इस टर्म को हम ये भी लिख सकते हैं वेलोसिटी को डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ये लिख सकते हैं। अब बच्चे अब ध्यान देना, अब थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। वेलोसिटी दो तरीके से डिफाइन होती है, एक तो डिफाइन होती है एवरेज वेलोसिटी और एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जब आप चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम से निकालते हो तो ये आपको मिलता है एवरेज वेलोसिटी। ये क्या है एवरेज वेलोसिटी। तो देखो अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालने की बात करें, एवरेज वेलोसिटी है ना, तो आएगी डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। और अगर आपसे कहा गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, मतलब डेल्टा t बहुत छोटा होता है, जिसको अपन ऐसा लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। तो बच्चों ये आ जाएगा कितना dx अपॉन dt, लाइक दिस, ऐसे करेंगे, है ना। अब देखिए बच्चों और आगे चलते हैं। तो बेटा एक बात और यहां है, वो क्या है, यहां पे अगर कोई एंगल थीटा है तो देखो ये एंगल थीटा हो गया। हम बोलेंगे स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स क्या देता है वेलोसिटी, ठीक है। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देगा आपको वेलोसिटी, राइट। आगे चलते हैं हम। देखो क्वेश्चन है इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय x इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ये है ना, और एक इसमें है मीटर में है। आपसे पूछा गया फाइंड, क्या फाइंड करना है, नंबर 1 इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, पहला क्वेश्चन। सेकंड आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल्स टू 1 टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ठीक है। थर्ड हमें बताना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, राइट। तो बच्चों हम ये देख सकते हैं ऐसा क्वेश्चन नीट में आता है तो हम क्या बोलेंगे, हम बच्चे देखेंगे x इक्वल टू क्या है 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। पहला क्वेश्चन बोला है इनिशियल पोजीशन बताओ, है ना। तो इनिशियल पोजीशन में t क्या कर देंगे 0, तो क्या आ जाएगा x बराबर, ये आएगा 2, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सीधा सीधा मैं लिख रहा हूं 4, x क्या गया 4 मीटर। सेकेंड में इसने क्या पूछा है एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो बच्चे एवरेज वेलोसिटी होती है चेंज इन पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमें क्या करना पड़ेगा एट t1 इक्वल्स टू 1 सेकेंड, जो पोजीशन आएगी x1 वो कितनी हो जाएगी 2, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4, तो x1 आ जाएगा कितना अपना 2 प्लस 3 प्लस 4, है ना 7, 9 मीटर। और एट t2 इक्वल्स टू 2 सेकेंड x2 जो आएगा वो आएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4, x2 कितना आ जाएगा
2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस प्लस क्या आएगा बच्चों 3 2 जा 6 प्लस 4, तो ये हो जाएगा x2 आ जाएगा अपना कितना 18 मीटर। अब हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी तो v आ जाएगा कितना x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, तो v एवरेज आ गया अपना 18 माइनस 9 अपॉन 2 माइनस 1, v एवरेज आया अपना 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, थर्ड में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना। तो बच्चे जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो v आ जाएगा कितना dx अपॉन dt। इसका जस्ट डिफरेंशिएट कर दो तो v कितना आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन में लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि कैसे डिफरेंशिएशन करना है, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। देखो बच्चों 2 तो कांस्टेंट बाहर, t स्क्वायर का आएगा 2t, तो ये हो गया 4t प्लस 3, तो v कितना आया 4t प्लस 3। अब कब पूछा इन्होंने, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, तो एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड v कितना आ गया 4 इंटू 2 प्लस 3, तो आ गया 11 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो बच्चों यहां से एक्चुअली नीट का क्वेश्चन शुरू हुआ है, राइट, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, है ना। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अगर आपको यह दिया हो कि एक ऑब्जेक्ट गिवन टाइम इंटरवल में x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दूसरे टाइम इंटरवल में x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये समझना, जैसे ये मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, A, B और ये है C, है ना। मान लो बच्चों यहां v1 वेलोसिटी से जा रहा है, A से B तक किसमें गया v1 से, और B से C तक कहां गया v2 से। ठीक है, v1 और v2 स्पीड दे रखी है हमें। अगर मान लो ये t1 टाइम तक चलता है और ये t2 टाइम तक चलता है, यहां क्या चला t1 टाइम तक, यहां क्या चला t2 टाइम तक, राइट। तो हमें देखना होगा कि सपोज ये डिस्टेंस क्या है x1 और ये डिस्टेंस क्या है x2। आपसे पूछा गया कि एवरेज वेलोसिटी क्या है ड्यूरिंग कंप्लीट जर्नी, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है, बेटा हमें मैग्नीट्यूड निकालना है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, क्या है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया x1 प्लस x2, और टोटल टाइम क्या हो गया t1 प्लस t2, ये हो गया, है ना। अब देखो ये तो आ गया v एवरेज, बेसिक फॉर्मूला ये हो गया। सपोज आपको x1 और x2 नहीं दिया होता तो हम क्या लिखते, हम लिख सकते थे x1 बराबर v1 t1 और x2 बराबर v2 t2। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, v एवरेज इक्वल्स टू v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विद स्पीड v1 फॉर फर्स्ट हाफ टाइम एंड विद स्पीड v2 फॉर सेकेंड हाफ टाइम, इसका मतलब टाइम इंटरवल क्या कर दिए इक्वल। अगर टाइम इंटरवल इक्वल है तो फिर क्या आ जाएगा, मतलब देखो बच्चे जो ट्रेवलिंग हो रही है वो इक्वल टाइम के लिए, तो स्पेशल केस हो गई। तो देखो इफ टाइम इंटरवल इज इक्वल
है ना, दैट इज क्या है, t1 इक्वल टू क्या है, t2, देन v एवरेज क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2 अपॉन 2 आ जाएगा। v एवरेज क्या आएगा, v1 प्लस v2 अपॉन 2, राइट। ये तब की बात है जब आपको क्या दिया गया है, इक्वल टाइम इंटरवल के लिए चला ऑब्जेक्ट। सेकेंड पोजीशन में वो ये बोल देते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड v1, है ना, फॉर हाफ द डिस्टेंस एंड विद स्पीड v2 फॉर रिमेनिंग हाफ द डिस्टेंस, मतलब टाइम नहीं दिया। और आपसे पूछा गया कि व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। तो बच्चे एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो चाहे आप एवरेज वेलोसिटी निकालो या एवरेज स्पीड निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न तो हो नहीं रहा है। तो देखिए, इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फॉर हाफ डिस्टेंस with velocity v1 मीटर पर सेकेंड, है ना, एंड रिमेनिंग हाफ with v2। तो अब आपको क्या नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया है, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, v एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास है x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2, है ना। तो यहां आपको t1 और t2 को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो देखो t1 इक्वल टू क्या आएगा, एक्चुअली x1 अपॉन v1, और t2 क्या आएगा, x2 अपॉन v2। अब क्वेश्चन में दे रखा है फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, मतलब दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, v एवरेज लिखा सकता है x प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई v1 प्लस एक्स वाई v2। ये हो गया 2x, यहां से x कॉमन ले लो, v2 प्लस v1 यहां आएगा, नीचे v1 v2 आ जाएगा, ये ऊपर पलट जाएगा, तो बच्चे v एवरेज क्या आ जाएगा, v एवरेज आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये हमें पता होना चाहिए बस। तो नीट में अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन लगा दोगे। क्या याद रखना, सीधा सा ये फॉर्मूला कि v एवरेज होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बच्चे ये कॉन्सेप्ट जो है ये कहाँ लगेगा, ये आपको समझ में आ गया। अगर थर्ड इंटरवल भी होता तो v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3, तो अगर n की बात होती तो v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन प्लस अप टू vn अपॉन n आ जाता, ठीक है। तो ये बच्चे सिंपल सी केस हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं बच्चों हम, आपको मैंने एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बता दिया और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बता दिया। अब हाँ, जैसे बच्चों आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इसका जो मॉड होता है इट कैन बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, है ना। ये पॉइंट एक बार नीट में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो बेटा ऐसे जब इसको टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है ना, तो अगर तुमने t से डिवाइड कर दिया इसको तो ये बन जाता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चे, स्पीड, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी लेस देन और इक्वल टू क्या होगी, एवरेज स्पीड, ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं ना। देखो अब मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन, एक्सीलरेशन, ठीक है। देखो बेटा क्या होगा, एक्सीलरेटेड मोशन। अब एक्सीलरेटेड मोशन बच्चे हम रेक्टिलिनियर मोशन की बात कर रहे हैं, मोशन इन 1D। तो एक्सीलरेशन दो टाइप का हो सकता है, एक तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो सकता है ना। तो सबसे पहले होगा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, है ना, दैट इज एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट, राइट। दूसरा होता है
नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, तो बेटा ए क्या हो सकता है, वेरिएबल, है ना। तो देखो अगर आपसे कहा जाए कि यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन, क्या बोले है, यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन, तो यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब है कि एक्सीलरेशन जीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। फिर अगर आपसे कहा गया कि यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड, इसका मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। और फिर अगर आपसे बोला गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन वेरिएबल है, या तो पोजीशन पे डिपेंडेंसी दिखाई जाएगी या टाइम पे डिपेंडेंसी दिखाई जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, देखो अगर आपसे कहा गया यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन, इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सीलरेशन जीरो है। और अगर आपसे कहा गया यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन, है ना, इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सिलरेशन कांस्टेंट है। जब एक्सिलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी वेरिएबल हो गई, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हुआ। ठीक है, तो ये बच्चों बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, है ना। अब इसके आगे चलते हैं। देखिए अगर हम ग्राफ की बात करें तो देखो बच्चों, जैसे नीट में आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस हम पढ़ते हैं, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है बच्चे वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए वैलिड होते हैं। डेरिवेशन आपका इसमें है नहीं, तो डेरिवेशन हमें करना नहीं है। अब आप समझिए कि अगर हम बात करें एक्सीलरेशन की, तो ये होगा बच्चे dv अपॉन dt। अगर हमने एक को dv अपॉन dt लिखा है, इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। क्या बच्चे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, है ना। जैसे हम वेलोसिटी लिखते थे ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखते थे dx अपॉन dt, तो डिफरेंशिएशन जब आप करते हो तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलती है। तो बेटा v इक्वल टू ये है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है d अपॉन dt, और ये आ जाएगा dx अपॉन dt। तो a की वैल्यू आ गई अपने पास d2x अपॉन dt2, ऐसा भी लिखा जा सकता है ना। फिर बच्चे एक्सीलरेशन का एक और फॉर्मेट पता होना चाहिए हमें, चेन रूल से, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। एक क्वेश्चन अपने पास है dv अपॉन dt, तो अगर हम चेन रूल लगाएं तो एक क्वेश्चन लिख सकते हैं dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt, चेन रूल। तो बेटा dx अपॉन dt क्या होता है, v होता है। तो एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है, v dv अपॉन dx। यहां पर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब इससे हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहां आप ये भी देख सकते हो कि v dv जो होगा वो a इंटू डी एक्स आ जाएगा। v dv क्या आ जाएगा, a इंटू डी एक्स। तो इसके आगे जो हम पढ़ते हैं वो जेई में क्वेश्चन आता है, आपको वेलोसिटी वर्सेस एक्सीलरेशन ग्राफ दे दे, एक्सीलरेशन वर्सेस dx ग्राफ दे दे, तो आपको नीट में इतना ही पढ़ना है, इसके आगे नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर देखो बेटा यहां अगर हम यहां की बात करें तो एक क्वेश्चन क्या है अपने पास, dv अपॉन dt। तो बच्चे क्या है, हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ vt ग्राफ। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या पता चलेगा ये देखना। देखिए यहां तक आपको ये चीजें पता होना चाहिए, इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं।
देखिए, अगर हम बात करें एक्सीलरेटेड मोशन के लिए तो v वर्सेस t ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो vt ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। फिर आप ये देख सकते हो कि कोई भी यहाँ v1 है, यहाँ v2 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में t1 हो गया और ये t2 हो गया। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा बच्चों? थीटा हो जाएगा। तो हम ये देख सकते हैं कि जो स्लोप है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ है ना, इसको हम m बोलते हैं, tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, और tan थीटा क्या आ जाएगा बच्चे? v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये किसके बराबर होगा? एक्सीलरेशन के। तो ये क्या आ गया? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि एरिया, क्या? एरिया अंडर वीटी ग्राफ ये क्या देता है? तो बच्चों एरिया अंडर वीटी ग्राफ आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। तो स्लोप देता है एक्सेलरेशन और एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और हमें बनाना है ग्राफ किसका? पोजीशन टाइम ग्राफ। तो बेटा दो चीजें हो सकती हैं, या तो एक्सेलरेटेड मोशन हो सकती है या रिटार्डेड मोशन हो सकती है। अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो पोजीशन टाइम ग्राफ जो होगा ठीक है वो बच्चों ऐसा होगा, सिमेट्रिक अबाउट पोजीशन एक्सिस। यहां में ओरिजिन से शुरू किया है, हो सकता है ओरिजिन से शुरू ना हो। यह है एक्सीलरेशन के लिए। अगर रिटार्डेड मोशन होगी तो यहां पर यह ग्राफ ऐसा चला जाएगा। ये अगर आपको पता है तो नीट में आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि एक्सीलरेटेड मोशन में जो ग्राफ है वो पोजीशन एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है और रिटार्डेड मोशन में टाइम एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना। तो बच्चों बिल्कुल बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी जो आपको नीट के लिए आना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन ठीक है, तो बेटा ये वैलिड है किसके लिए? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए, है ना। तो यहां पर एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? एक्सीलरेशन होना चाहिए कांस्टेंट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? फर्स्ट इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सेकेंड क्या होता है? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, है ना बच्चों। अब यहां पर आप ये भी बोल सकते हो कि जो s है वो x2 माइनस x1 है, पोजीशन, है ना, राइट। अब ध्यान दो, इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू हो रहा है तो u क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बच्चे v बराबर क्या लिख सकते हैं हम? 80 पहला। s बराबर क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर दूसरा। और v स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? 2as। तो ये किसके लिए वैलिड होगा? ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, है ना। इसी को हम आगे यूज कर सकते हैं किसमें? ग्रेविटी में। ग्रेविटी में कैसे यूज करेंगे बच्चों? ध्यान दो, अगर ग्रेविटी मोशन अंडर ग्रेविटी है
एयर रेजिस्टेंस वगैरह को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो बच्चों फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी एक्सीलरेशन को किससे रिप्लेस कर दो, जी से। ठीक है, एक्सीलरेशन को हमने जी से रिप्लेस कर दिया, तो यही इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा v इक्वल्स टू यू प्लस जी इंटू टी। ठीक, अब बेटा डायरेक्शन इसमें देखना पड़ेगी आपको। जब ग्रेविटी के अंडर मोशन होती है तो जैसे अपवर्ड डायरेक्शन आपने पॉजिटिव मान ली, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव, है ना। तो वहां पे आपको थोड़ा डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो हम करेंगे किसमें, मोशन अंडर ग्रेविटी में ही, है ना। यहां तक बेसिक आपको पता होना चाहिए, राइट। एक आपको क्वेश्चन बताता हूं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखो जैसे, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं पहले आपको। इफ एन ऑब्जेक्ट इज हैविंग कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, है ना, देन तब बच्चों हम v एवरेज क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं u प्लस वी अपॉन 2। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। मतलब क्वेश्चन में ना तो आपको टाइम दिया होगा, ना एक्सीलरेशन दिया होगा, ना डिस्प्लेसमेंट दिया होगा। क्वेश्चन क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर सम टाइम इट स्पीड बिकम्स 8 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, देन व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो ना तो आपको डिस्टेंस दिया है, ना टाइम दिया है, तो बच्चों ये फॉर्मूला उस टाइम काम आता है, वी एवरेज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2। ठीक है, सेकंड देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या करते हैं, कई बार डिफरेंशियल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। तो बेटा इसके जो डिफरेंशियल बेस्ड क्वेश्चन है या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, तो आज के लिए सफिशिएंट बेटा। ठीक है, थैंक यू।